हाय, मैं विकास सिंह तोमर आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए यह वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो सेशन को लास्ट तक जरूर देखें। आज हम पूरे 30 प्रश्न करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेकर आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। और पीडीएफ के लिए, क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको निःशुल्क यानी फ्री पीडीएफ मिल जाती है, जिससे आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। यदि सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलते हैं आज हम पहले प्रश्न पर, जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम 1 से लेकर के 30 तक आज प्रश्न करने वाले हैं, जो कि और बहुत ही जल्दी जल्दी से करने वाले हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बात करते हैं प्रकाश वर्ष किसकी है। दूरी की है, ऑप्शन ये दिया है, दूरी की है, समय की है, प्रकाश की है, धारा की है। तो किसकी हो जाएगी? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है? तो ये दूरी की इकाई होती है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, बल्कि एसआई यूनिट क्या है? बल्कि एसआई यूनिट क्या है, जल्दी से बताइएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है केल्विन है, न्यूटन है, पास्कल है, वोल्ट है। तो बल की बात करते हैं तो बल की एसआई यूनिट क्या होती है? तो बल की होती है न्यूटन होती है, यानी हमारा बी ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं ताप की, यानी ताप किसकी है? केल्विन की इकाई होती है। ठीक है, तो केल्विन किसकी इकाई होती है? तो ताप की होती है, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, ताप किसकी इकाई है? तो केल्विन की है। ठीक है, पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई क्या होती है? तो दाब की इकाई होती है पास्कल होती है। ठीक है, वोल्ट को क्या बोलते हैं? विभवांतर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं विभवांतर। इसकी इकाई क्या है? विभवांतर किसकी इकाई है? तो वोल्ट है। ठीक है, याद रख लेंगे विभवांतर। विभवांतर की इकाई क्या होती है? वोल्ट होती है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। हम सारे प्रश्नों को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। ठीक है, पारसेक इकाई है, पारसेक इकाई किसकी है? दूरी की है, समय की है, प्रकाश की, चमक की है। ऑप्शन डी है चुंबकीय बल की है। तो जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो देखो, पारसेक इकाई किसकी है? तो पारसेक इकाई दूरी की, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, भौतिक मात्रा यानी ज्योति इकाई क्या है? ज्योति इकाई किसकी होती है? यानी भौतिक मात्रा की बात कर रहा है, तो भौतिक मात्रा होती है लक्स होती है, इसे याद रख लेंगे। ठीक है, क्या होती है? ज्योति तीव्रता की क्या होती है? तो टेस्ला होती है। क्या होती है? सॉरी, ज्योति तीव्रता की क्या होती है? कैंडेला होती है, याद रखेंगे इसे। ज्योति तीव्रता की होती है कैंडेला, इसको याद रख लेंगे। ठीक है, कैंडेला। तो टेस्ला किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की होती है। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की क्या होती है? टेस्ला होती है। ठीक है, वेबर की बात करते हैं तो चुंबकीय फ्लक्स की बात होती है, तो चुंबकीय फ्लक्स की क्या होती है? वेबर होती है, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं अगला प्रश्न है, पास्कल इकाई है, पास्कल इकाई किसकी होती है? जल्दी से बताइएगा। आर्द्रता की है, दाब की है, वर्षा की है, तापमान की है। तो प्रश्न नंबर 5 का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो पास्कल किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई हो जाती है। किसकी हो जाती है? ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, तो किसकी इकाई है? दाब की, इसे न्यूटन मीटर लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो पास्कल किसकी इकाई है? इसे न्यूटन मीटर के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, हर्ट्ज, हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है? तो हर्ट्ज क्या नापने की यूनिट है? जल्दी से बताइएगा। तो तरंग दैर्ध्य नापने की यूनिट है, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति। तो किसके नापने की यूनिट है? तो जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा तरंगों की स्पष्टता, यानी सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंगों की आवृत्ति, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। तरंगों की आवृत्ति नापने की यूनिट है क्या? हर्ट्ज। ठीक है, याद रखेंगे इसको। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, एक खगोलीय इकाई किससे संबंधित है? जल्दी से बताइए। सूर्य के एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच की दूरी से संबंधित है, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की दूरी से संबंधित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो एक खगोलीय किससे संबंधित होती है? तो ये होती है, प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सूर्य एवं पृथ्वी के बीच की दूरी, यानी हमारा ऑप्शन ए नंबर राइट आंसर हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? देखो, प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो जल्दी से बताइएगा इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऊर्जा का होता है, रैखिक गति का होता है, कोणीय गति का होता है, बल का होता है। तो किसका होता है? क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा कोणीय गति का। ठीक है, कोणीय गति की विमाएं होती हैं उसका होता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9,
किस तापमान पर जल का घनत्व तो अधिकतम होता है? तो जल्दी से बताइए, अधिकतम पूछा है तो किस तापमान पर होता है? तो यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। कितने पे होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व तो क्या होता है? अधिकतम होता है। इसको आप याद रख लेंगे। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए, जब बैरोमीटर का पारा क्या अचानक गिर जाए तो किस बात की ओर घोतक करता है, यानी संकेत करता है? तो आंधी या तूफान आने की संभावना को दर्शाता है। यानी हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और टेलीग्राम चैनल को हमारे को ज्वाइन करना, जहाँ पर आपको निःशुल्क क्या पीडीएफ मिल जाती है, क्लास की पीडीएफ तुरंत मिल जाती है। तो आप अपनी तैयारी को पीडीएफ के माध्यम से बेहतर बना सकते हैं। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है डायनेमो परिवर्तित करता है। तो डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? तो उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित कर देता है। तो क्या करता है डायनेमो, क्या कार्य करता है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर क्या है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, प्रकाश वोल्टेज सेल के उपयोग से, किसके उपयोग से? प्रकाश वोल्टेज सेल के उपयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? प्रकाशीय ऊर्जा का होता है, विद्युत ऊर्जा का होता है, ऊष्मीय ऊर्जा का होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा का होता है। ऑप्शन 4 आपके सामने, राइट आंसर आपको बताना है। क्या राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, यानी यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। स्वचालित वाहनों में द्रव चलित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो पास्कल का नियम है, टेरी का नियम है, अकार्डी का नियम है, न्यूटन का नियम है। तो किसका नियम हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का? तो ये पास्कल का नियम है, इसे याद रखेंगे, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। चलते आगे, अगला प्रश्न है जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है, यानी दूध को जब मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो यह होता है अपकेंद्रण का बल। कौन सा होता है? अपकेंद्रण का बल होता है, यानी ऑप्शन हमारा ए राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। लोलक घड़ियां गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? बात करते हैं लोलक घड़ी। जो लोलक घड़ियों में गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? गर्मियों के दिन लंबे समय होने के कारण, कुंडली में घर्षण के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है। तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 15 का कौन सा राइट आंसर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसमें इकाई दोलन में लगा हुआ समय क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलती है आगे, अगला प्रश्न है तेल की एक छोटी बूंद पानी पर तैर जाती है, क्यों तैर जाती है? जल्दी से। तो ऑप्शन 1 है तेल की सांद्रता अधिक होती है, इसके कारण तैर जाती है। जल की सांद्रता अधिक होती है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, जल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, किसके कारण तैरने लगती है? तो तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, क्यों फैल जाती है? इसका कारण क्या है? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है। क्या होता है? तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, वर्षा की बूंदों का आकार गोलाकार किस कारण से हो जाता है? तो वर्षा की जो बूंदें होती है उसका जो आकार होता है गोलाकार हो जाता है, किस कारण हो जाता है? जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन ए है श्यानता के कारण हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण हो जाता है, प्रत्यास्थता के कारण होता है, गुरुत्व के कारण होता है, किसके कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 13 का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है एक द्रव बूंद गोली आकार धारण कर लेती है, कैसे कर लेती है? जब कोई बूंद होती है, किसी बूंद को गोली धारण कर लेती है, कैसे कर लेती है? ऑप्शन ए है पृष्ठ तनाव के कारण कर लेती है, श्यानता के कारण कर लेती है, ऊर्ध्वमुखी प्रणोदक के कारण कर लेती है, और गुरुत्वाकर्षण के कारण कर लेती है। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाता है, यानी पृष्ठ तनाव के कारण कर लेती है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। निम्नलिखित में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है? तो बात करते हैं रैखिक बल। निम्न में से क्या रैखिक बल के आधार के संरक्षण पर कार्य करता है? तो रॉकेट करता है, हेलीकॉप्टर करता है, जेट करता है, विमान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जेट, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है
लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो अच्छा प्रश्न है, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? दाब अंतर के कारण, कोश की घटना के कारण, तेल की कम क्षारता के कारण और तेल के कार्बोलेसिक समूह के कारण। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो, लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? ये उठता है कोश की घटना के कारण उठता है, ठीक है, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और एक लाइक जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको निःशुल्क PDF मिल जाती है, ठीक है। जो यह है 10 मिनट का जो शो चल रहा है, इसमें हम रोज डेली यानी डेली 30 प्रश्न हल करने वाले हैं। कल हम 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। तो इस क्लास को आप डेली ज्वाइन करिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, जिससे आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाती है और आपको पता चलता है कि किस तरह के प्रश्न आपको आते हैं, किस तरह के प्रश्न आपको नहीं आते, जिससे आपका अच्छे से रिवीजन भी हो जाता है। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? साइंस के प्रश्न है, सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाते हैं सभी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, ठीक है। कोई भी एग्जाम हो आपके लिए, सभी के लिए महत्वपूर्ण क्लास हो जाती है। जनरल साइंस के क्वेश्चन है। तो पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है? घर्षण को बढ़ाना है, के घर्षण को बढ़ाना है, गतिज घर्षण को बेलन घर्षण में बदलना है, स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना है, मात्र सुविधा के लिए। तो किस लिए हो जाता है? देखो, पहिए में बॉल बेयरिंग का कार्य क्या है, तो जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या है? स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। दूध से क्रीम निकाल लेने पर, जब हम दूध से क्रीम निकाल लेते हैं तो क्या होता है? दूध का घनत्व बढ़ता है, दूध का घनत्व घटता है, दूध का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 22 का राइट आंसर क्या है? जल्दी से बताइएगा। इसका राइट आंसर है, तो दूध का घनत्व क्या हो जाता है? बढ़ता है। क्या है? बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। क्रिकेट की गेंद को किस कोण से फेंका जाना चाहिए ताकि वह अधिकतम दूरी तक जा सके? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षैतिज कोण 60 डिग्री का कोण है से फेंकते हैं, क्षैतिज कोण 45 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए, क्षैतिज कोण 30 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए, या क्षैतिज कोण 15 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए। तो जल्दी से बताइएगा कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 45 डिग्री के कोण से फेंका जाना चाहिए, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। मान लो 90 डिग्री का कोण कहाँ बनता है? इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। जब हम 45 डिग्री की बात करते हैं तो 45 डिग्री क्या होगा? 90 का आधा 45 होता है, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण बनाता है पूरा, ये 90 का, और हाफ कितने का बनेगा? 45 डिग्री का। जब इस एंगल से हम वस्तु को फेंकेंगे तो क्या है, ये जितनी ऊंचाई को तक जाएगी उतनी ही इसकी क्या है? लंबाई जाएगी। तो इस एंगल से हम फेंकते हैं तो ज़्यादा दूरी तक गेंद को फेंका जा सकता है इस 45 डिग्री के एंगल से, ठीक है। तो चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। कोणीय संवेग किसके बराबर है? कोणीय संवेग किसके बराबर है? जल्दी से बताइएगा। जड़त्व आघूर्ण कोणीय वेग, द्रव्यमान कोणीय वेग, रैखिक वेग कोणीय वेग और द्रव्यमान रैखिक वेग। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाता है, यानी जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर है, ठीक है। कोणीय संवेग किसके बराबर है? जड़त्व आघूर्ण और कोणीय वेग के बराबर है, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती रहती है? तो लोहे की सुई किस कारण सतह पर तैरती रहती है? तो पानी के उत्प्लावन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, गुरुत्वाकर्षणी बल के कारण। तो किसके कारण तैरती है? जल्दी से 26 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा पृष्ठ तनाव के कारण, यानी ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन ए है व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवीकरण, अपवर्तन। इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 27, इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीकरण। किसके कारण? ध्रुवीकरण, ठीक है। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 28। प्रकाश की विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? तो जल्दी से बताइएगा किसने की थी? स्नेल ने की थी, न्यूटन ने की थी, मैक्सवेल ने की थी, यंग ने की थी। तो देखो, बात करता है प्रकाश यानी विद्युत चुम्बकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मैक्सवेल ने की थी। किसने की थी? तो मैक्सवेल, यानी ऑप्शन हमारा सी राइट आंसर हो जाता है। चलते हैं आगे। प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो जल्दी से बताइएगा किसमें अधिकतम होता है? हीरे में होता है, पानी में होता है, निर्वात में होता है, हाइड्रोजन में होता है। तो किसमें होता है? तो प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो ये हमारा हो जाएगा 29 का सी, यानी निर्वात में होता है। किसमें होता है? तो निर्वात में होता है। याद रखेंगे इसको, सबसे अधिक किसमें होता है? तो निर्वात में होता है।
दोस्तों हमने 30 प्रश्न कंप्लीट करने वाले हैं, तो ये हमारा सेशन का लास्ट प्रश्न है। सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? तो इस प्रश्न का आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। सभी को कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का राइट आंसर करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर कहाँ करना है? आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाता है, ठीक है। सभी को कमेंट करके बताना इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री में पीडीएफ मिल जाती है क्लास की, ठीक है, जिससे आप क्या है प्रैक्टिस कर सकते हो। और लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्प होने वाली है, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग।